स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग मौर्य काल को पढ़ चुके हैं। मौर्य काल के बाद जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, यानी आज का जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। ठीक, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य काल जब अशोक का शासन काल था, अशोक के बाद मौर्य काल में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जो मौर्य साम्राज्य को सार्वभौमिकता में बांधे रख सके। कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ। छोटे छोटे शासक हुए, जिसकी वजह से कई विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए। उसमें हिंद यमन आक्रमण हुआ, शक आक्रमण हुआ, पार्थियाई आक्रमण या पहलव आक्रमण हुआ, कुषाण आक्रमण हुआ। और इसी समय भारत में कुछ छोटे छोटे राजवंश जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, इन वंशों का उदय हुआ। ठीक, तो आज जो टॉपिक है हम लोगों का, देखिए मौर्योत्तर काल को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, पहले वीडियो में जो चीज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें है विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल के समय जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये होगा आज हम लोगों का, जिसमें हम लोग हिंद यवन आक्रमण, शक आक्रमण, पार्थियाई या पहलव आक्रमण, कुषाण आक्रमण, ये सब आक्रमण हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो पार्ट आपको मिलेगा उसमें मिलेगा उसी समय यानी मौर्योत्तर काल में भारत में जो छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कर्ण वंश, शुंग वंश, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, इन वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा वीडियो इसी टॉपिक का जो आपको मिलेगा, उसमें जो मौर्योत्तर काल है उसके जो प्रमुख स्थल हैं, 22 से 25 स्थल प्रमुख हैं इसमें, उनकी हम लोग मैपिंग करेंगे, उनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। तो आज का जो पॉइंट है वो है मौर्योत्तर काल में सबसे पहले विदेशी आक्रमण के बारे में। ठीक है, एक चीज जान लीजिए, जैसे कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर पीसीएस प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ, इससे टेंशन में है, कोई मेंस हो गया टेंशन में, मेंस नहीं हुआ उसमें टेंशन में है, कोई मेंस के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें टेंशन में, कोई इंटरव्यू के बाद टेंशन में है। देखिए, वो लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर पढ़ाई छोड़ दें क्या, आप कुछ और करें। मैं एक ही चीज कहूंगा, निर्णय जो ले लेते हैं, फैसला लेना सही है। फैसला लेना कभी गलत नहीं होता। चाहे लोग कहते हैं ना फैसला गलत हो गया, नहीं, फैसला जो है वो बिल्कुल सही चीज है। जो फैसला आपने ले लिया उसको सही साबित करके आपको दिखाना है बस। फैसला गलत लिया हो या सही लिया हो, उसको आप साबित करके दिखाइए कि आप सही थे, तो फैसला लेना सार्थक है। नहीं तो फैसला लेना हमेशा गलत ही होगा। तो फैसला आपने ले लिया है कि एसडीएम बनना, डीवाईएसपी बनना है या कुछ और जो भी आप जानते हैं, ठीक है, जो भी आपको बनना है, जो आपकी इच्छा है, चाहे वो लेखपाल की ही इच्छा क्यों ना हो, तो जो चीज आपने शुरू कर दिया है उसको पूरा करके दिखाइए, तभी आपकी जय जयकार होगी, नहीं तो आलोचना होगी ही। ठीक, एक ग्रुप के एडमिन हैं, वो बार बार हमारे कहते हैं, अनुराग सिंह, वो हमेशा कहते हैं आलोचना को आलोचना समझिए। बिल्कुल सही है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आलोचना होना स्वाभाविक है, डेफिनेटली आपकी आलोचना होगी ही होगी। ठीक, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका तैयारी का लेवल बढ़ेगा या आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आलोचना होती जाएगी। एक समय आएगा जब आलोचना करने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन आलोचना होगी। आलोचना बिना हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए किसी की बात का बुरा ना माने। तैयारी के समय कोई कहता है कि कब तक ट्राई करोगे, करो, ट्राई करते रहेंगे पूरी जिंदगी, हंस के बात को टाल दो। अपने मन से पूछोगे आज हमने कितना पढ़ा है, बस, बाकी दुनिया से नहीं मतलब रखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल। मैंने कहा कि विदेशी आक्रमण से हम लोगों को शुरू करना है, लेकिन एक पॉइंट आपको मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण से आपको समझना होगा, उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल शुरू करेंगे। ठीक है, मौर्योत्तर काल, सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के स्रोत क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कहां से हमको जानकारी मिलती है। ठीक, मौर्योत्तर काल का जो स्रोत है उसमें सबसे पहला जो स्रोत आपको देखने को मिलेगा वो मिलता है आपको बौद्ध ग्रंथ। क्या मिलेगा? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों से हमको जो है बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। किसकी? मौर्योत्तर काल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। बौद्ध काल में अगर आप मतलब बौद्ध ग्रंथों में अगर आप सबसे पहला पढ़ना चाहते हैं जिससे आपको मौर्योत्तर काल की जानकारी मिल जाए, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए दिव्यवादान। दिव्यवादान जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जीवन चित्रण किया गया है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आप पढ़ सकते हैं ललित विस्तार।
ललित विस्तार आप पढ़ेंगे, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, इसको पढ़ेंगे तब भी आप जानकारी पा सकते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। ऐसे एक है मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री कल्प लिख दे रहे हैं आप लोग, पूरा लिख लीजिएगा मंजूश्री मूलकल्प। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, मौर्योत्तर काल की तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में दिव्यवादान, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प हो गया, इन सब से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो जो बौद्ध ग्रंथ है ये नागसेन द्वारा रचित है। नागसेन ने इसकी रचना की है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है, इसमें जो मिलिंद पान्हो है इसमें एक मिनांडर यूनानी शासक का वर्णन मिलता है। मिनांडर नामक एक यूनानी शासक का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि मिनांडर कौन था, लेकिन इतना जान लीजिए कि मिलिंद पान्हो जो बौद्ध ग्रंथ है नागसेन द्वारा रचित है, उसमें आप मिनांडर नामक एक यूनानी जो शासक है उसके बारे में आप जान सकते हैं। ऐसे एक महाभाष्य है पतंजलि का। महाभाष्य किसके द्वारा रचित है, पतंजलि द्वारा। महाभाष्य, महाभाष्य बौद्ध ग्रंथ नहीं है, बौद्ध ग्रंथ खत्म हो गया मिलिंद पान्हो तक। उसके बाद अगला जो ग्रंथ है जिससे हम लोग मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो है महाभाष्य। इसमें शुंग काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। किसका, शुंग कालीन घटनाओं का, प्रमुख जो घटनाएं हैं उनका वर्णन अगर आप देखना चाहते हैं तो महाभाष्य में आप देख सकते हैं। ऐसे एक और है गार्गी संहिता है। गार्गी संहिता गर्ग मुनि द्वारा रचित है। किसके द्वारा, गर्ग मुनि द्वारा रचित है। इससे भी आप मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें खासकर अगर आप देखेंगे गार्गी संहिता में जो यवन आक्रमण हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। यवन आक्रमण के बारे में हमको जानकारी अगर प्राप्त करनी हो तो हमको गार्गी संहिता पढ़ना होगा। ऐसे मालविकाग्निमित्रम है, कालिदास द्वारा रचित है। मालविकाग्नि मित्रम हम बोल दे रहे हैं, वो आप लिख लीजिएगा अगर दिखाई ना दे। मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम ये कालिदास द्वारा रचित है। इसमें जो है मालविकाग्नि मित्रम जो है इसमें शुंग कालीन राजनैतिक जो घटनाएं हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं जो राजनीतिक गतिविधियां हैं शुंग कालीन उनके बारे में जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये मालविकाग्नि मित्रम। ऐसे एक जैन ग्रंथ है, उसके लेखक हैं मेरुतुंग। जैन ग्रंथ है, नाम है थेरावली। क्या है, जैन ग्रंथ है। मेरुतुंग इसके लेखक हैं। मेरुतुंग कौन लेखक है, मेरुतुंग। कैसा ग्रंथ है ये आप यहां पे ध्यान रखिएगा, जैन ग्रंथ है। ठीक है, मेरुतुंग है। क्या है, थेरावली। थेरावली मेरुतुंग ने इसकी रचना की है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में इससे बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। किसके बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी पूरी आप देख सकते हैं। किसमें, थेरावली जैन ग्रंथ है। तो हम लोगों ने देखा कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान, ललित विस्तार, मंजूश्री कल्प और मिलिंद पान्हो, इन सब में हम मौर्योत्तर काल के बारे पढ़ सकते हैं। स्पेशली मिलिंद पान्हो में मिनांडर के बारे में, यूनानी शासक मिनांडर के बारे में हम पढ़ सकते हैं, नागसेन द्वारा रचित है। अगला हमने देखा महाभाष्य जो पतंजलि का है, उसमें शुंग कालीन जो घटनाएं हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद आपने गार्गी संहिता देख लिया। गार्गी संहिता में आपने देखा गर्ग मुनि द्वारा रचित है। यमन जो आक्रमण हुए हैं, हिंद यवन आक्रमण हो गया, ये सब जो आक्रमण हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है। मालविकाग्नि मित्रम है, इस कालिदास द्वारा रचित है। इसमें शुंग कालीन जो राजनीतिक गतिविधियां रही उनका वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे थेरावली है, मेरुतुंग इसके रचनाकार हैं। इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ये सब कुछ ग्रंथ हैं जिससे हमको मौर्योत्तर कालीन जानकारी का स्रोत है। कभी कभी प्रश्न इसे आता है तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद कुछ लेख हैं, जैसे पहला आपको बताते हैं। पहला एक है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख आप पूरा लिख लीजिएगा, हम इतना ही लिख रहे हैं, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से भी हमको क्या है, पहला अयोध्या अभिलेख दिख रहा है ना, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से आप देखेंगे तो एक आदमी का वर्णन मिलता है, वो है धनदेव। किसका वर्णन मिलता है, धनदेव का। अब ये धनदेव कौन था, पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था।
ठीक है। अयोध्या अभिलेख में धनदेव का वर्णन मिलता है, जो कि क्या था, पुष्यमित्र शुंग का क्या था, पुष्यमित्र का क्या था, ये राज्यपाल था, इसका वर्णन मिलता है। साथ में अयोध्या अभिलेख में ही 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र द्वारा कराया गया, ऐसा वर्णन मिलता है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया, इसका भी वर्णन आपको अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक ऐसे एक और अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, रानी नागनिका द्वारा रचित है। क्या नाम है, नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, रानी नागनिका द्वारा यह रचित है। यह आपको लिख लेना है, याद रखना है, रानी नागनिका द्वारा यह लिखवाया गया है। रानी नागनिका, रानी नागनिका द्वारा यह खुदवाया गया है नाना घाट अभिलेख। इससे भी हमको मौर्योत्तर काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सातवाहन वंश की स्पेशली जानकारी मिलती है। कौन से वंश की, सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश में स्पेशली सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है तो हमको नाना घाट अभिलेख को पढ़ना होगा। अयोध्या अभिलेख में धनदेव का वर्णन मिलता है, जो पुष्यमित्र का राज्यपाल था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, यह भी वर्णन मिलता है। नाना घाट अभिलेख रानी नागनिका द्वारा रचित है। सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है, स्पेशली सातकर्णी प्रथम के बारे में। ऐसे एक और अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है नासिक अभिलेख। क्या है, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से भी हमको मौर्योत्तर काल कई जानकारियां देखने को मिलती हैं। अगर आप नासिक अभिलेख को देखोगे, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में या गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमको वर्णन देखने को मिलता है। एक और प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। ये तो आप जानते हैं, रुद्रदामन द्वारा रचित है, और रुद्रदामन शक शासक था, ये भी आप जानते हैं। इससे भी हमको मौर्योत्तर कालीन तमाम जानकारी मिल जाएगी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा में है कि शैली में है, तो चंपू शैली में लिखा गया है, ये आप ध्यान रखिए। संस्कृत भाषा के चंपू शैली में लिखा गया है। इससे हमको रुद्रदामन यानी शकों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ठीक, ये पॉइंट हो गए हमको मौर्योत्तर काल के प्रमुख स्रोत हो गए, जिससे हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंद यवन आक्रमण सबसे पहले हुआ, तो हमको सबसे पहले हिंद यवन आक्रमण ही देखना पड़ेगा। हिंद यवन आक्रमण हेडिंग डाल लीजिएगा, और इसी के बारे में अब आपको लिखना है। देखिए, हिंद यवन आक्रमण को पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था, ये आप जानते हैं, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया, और बहुत सारे स्थानों को जो अफगानिस्तान के थे, पाकिस्तान के थे, उनको चंद्रगुप्त को देना पड़ा था। चंद्रगुप्त एक महान शासक था, अशोक तक सब कुछ सही था। अशोक के बाद जो शासक हुए वो जो हुए योग्य नहीं थे, कोई भी शासक योग्य नहीं था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा सार्वभौमिक ये है, पूरा जो ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने सबने मिलकर जीता है, ये पूरा पोर्शन अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए उसको संभाल सके, ऐसा कोई नहीं हुआ। अब इसमें क्या होता है, जब सेल्यूकस की मृत्यु हो जाती है तो एक शासक आता है, उसका नाम है अंतियोकस प्रथम। ठीक, अंतियोकस प्रथम कौन शासक होता है, अंतियोकस प्रथम शासक होता है। अंतियोकस जो शासक है, अगर इसका आप कार्यकाल देखेंगे तो 281 ईसा पूर्व से लेकर 261 ईसा पूर्व तक ये रहा है। ठीक, इसके समय में आप देखिए 2 प्रांत थे वहां के, क्योंकि जो हिंद यवन आक्रमण हुआ है बैक्ट्रिया से हुआ है, इसलिए 2 प्रांतों की बात करेंगे। 2 प्रांत थे, एक प्रांत था बैक्ट्रिया, आप लिख लीजिएगा, अफगानिस्तान में है। दूसरा था पर्थिया। 2 प्रांत थे। ये जो दोनों प्रांत थे ना, ये सेल्यूकस के समय और अंतियोकस प्रथम के समय जो है, जो सेल्यूकस साम्राज्य था उसी के अंग थे, बैक्ट्रिया और पर्थिया। इतना ही आपको बताना है, बहुत डिटेल में ले जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो बैक्ट्रिया पर्थिया सेल्यूकस साम्राज्य के अंग थे। कब तक, अंतियोकस प्रथम तक। उसके बाद एक शासक बनता है अंतियोकस द्वितीय। अंतियोकस द्वितीय जो शासन काल रहा है वो 261 से 246 ईसा पूर्व तक रहा है।
ठीक, इसके समय में क्या होता है, बैक्टीरिया और जो परथिया है इसमें विद्रोह छिड़ जाता है। तो जो बैक्टीरिया था इसका जो विद्रोहकारी था वो था डायोड्रोट्स। कौन था? डायोड्रोट्स। डायोड्रोट्स था। और जो परथिया था इसका जो विद्रोहकारी था वो था अर्सेक्स। अर्सेक्स, ठीक, दोनों ने विद्रोह कर दिया, डायोड्रोट्स ने और अर्सेक्स ने अंतियोकस द्वितीय के समय जो है विद्रोह कर दिया। अंतियोकस द्वितीय के बाद जो तीसरा शासक बना वो बना अंतियोकस तृतीय। अंतियोकस तृतीय, अंतियोकस तृतीय का जो शासन काल है वो थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलता है, फिर भी आप कह सकते हैं 246 में तो नहीं बना, बीच में कोई हो सकता आया हो, 231 के आसपास बना है और 189 के आसपास ईसा पूर्व तक ये रहा है। ठीक, इसके समय में ये जो दोनों राज्य थे बैक्टीरिया और परथिया अलग हो गए, स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिए। बात समझ में आई? बैक्टीरिया परथिया पहले सेल्यूकस के साम्राज्य में था, अंतियोकस तृतीय के समय में दोनों जो हैं अपने आप को एक क्या करते हैं, स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर देते हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहला जो हिंद यमन आक्रमण है वहीं शुरू करते हैं, वहीं फिर आप समझ जाएंगे। ठीक, हिंद यमन आक्रमण। ठीक, अब जो बैक्टीरिया का डेमेट्रियस था उसी के वंशज सबसे पहले आक्रमण करना शुरू करेंगे। आक्रमण कैसे होता है ये आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, मौर्योत्तर काल की बहुत बड़ी घटना है कि बैक्टीरिया जो अफगानिस्तान में था वहां के यवनों ने भारत पर आक्रमण किया। जो पहला आक्रमणकारी था वो था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम, डेमेट्रियस प्रथम ने 187 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया है। ठीक है, हो सकता है डायोडेट्स का पुत्र रहा हो ये, लेकिन एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। 187 नहीं, 183 ईसा पूर्व, इसको 83 कर लीजिएगा, 183 के आसपास इसने आक्रमण किया है। ठीक है, कब किया है? 183 ईसा पूर्व के आसपास डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर अगर आप देखेंगे तो खासकर ये इसने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब मतलब उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों में था। और इसने आक्रमण करने के बाद पंजाब के कुछ भूभाग को जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बनाई, जिसको सियालकोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सियालकोट। ठीक, तो साकल को अपनी राजधानी बनाई या सियालकोट आप कह सकते हैं, इसने अपनी राजधानी बनाई है। ठीक है, तो पहला यवन आक्रमणकारी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो 183 ईसा पूर्व के आसपास कौन था? डेमेट्रियस प्रथम था, जिसने पंजाब के भूभाग पर, काफी बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। पूरे पे तो नहीं, काफी बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। इसी समय अगर आप देखेंगे बैक्टीरिया जो था, देखिए बैक्टीरिया का ये था, बैक्टीरिया का था अफगानिस्तान, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में इसी के समय एक व्यक्ति था, उसका नाम था यूक्रेटाइड। यूक्रेटाइड, यूक्रेटाइड ने बैक्टीरिया में जब ये पंजाब पर आक्रमण किया और अपनी राजधानी साकल बना रहा था, पंजाब पर आक्रमण में व्यस्त था, उसी समय एक यूक्रेटाइड नाम के व्यक्ति ने, यूक्रे है ये, लगा लीजिएगा, यूक्रेटाइड व्यक्ति ने बैक्टीरिया में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद इसने भी भारत की तरफ थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की। देखिए, जो हमने आपको बताया था, अच्छा चलिए वो बाद में बताते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, यूक्रेटाइड ने भी भारत की तरफ आक्रमण किया और तक्षशिला के आसपास कुछ भाग को जीतकर इसने क्या किया? अपने राजधानी बना ली। तक्षशिला के आसपास का कुछ क्षेत्र जीत लिया और उसको अपनी राजधानी बनाई। अब देखिए, दो भागों में विभक्त हो गया हिंद यमन आक्रमण। एक तो हो गया यूक्रेटाइड वाला वंश जो चलेगा आगे, नीचे चलेगा यूक्रेटाइड। दूसरा हो गया डेमेट्रियस प्रथम वाला वंश हो गया। तो डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइड वंश दो भागों में यमन आक्रमण बट गया। हिंद यमन दो भागों में बट गए, मतलब भारत में इनकी दो शाखाएं चलने लगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेमेट्रियस, जैसे मैंने बताया कि साकल राजधानी बनाई थी, साकल राजधानी बनाई थी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसका जो डेमेट्रियस वंश था, इसका एक प्रमुख शासक हुआ मिनांडर, जिसके बारे में हमने मिलिंद पानो की बात की थी। इसका एक प्रमुख शासक हुआ जिसका नाम था मिनांडर। मिनांडर जो शासक हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 165 से 145 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। कब से कब तक?
165 से 145 ईसा पूर्व के आसपास इसका शासनकाल दिखाई देता है। बौद्ध साहित्य अगर आप देखेंगे, इसी को एक नाम से जाना गया, नाम है मिलिंद। क्या नाम है? मिलिंद। इसी को मिलिंद कहा गया है बौद्ध साहित्यों में, यह आपको ध्यान रखना है। यही वो मिनांडर था जिसको नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मैंने बताया ना, नागसेन द्वारा रचित है मिलिंद पानो, उसमें मिनांडर का वर्णन मिलता है। तो नागसेन ने ही मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी, दीक्षा देने का काम किया था, बौद्ध धर्म के लिए दीक्षित किया था। ठीक है। मिनांडर के समय जो मुद्रा होती थी, मिनांडर के समय जो मुद्रा छपती थी, मुद्रा होती थी, उसमें धर्म चक्र बना होता था। यह भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्या बना होता था? धर्म चक्र बना होता था मिनांडर के समय। अब यूक्रेटाइड जो वंश है, अगर आप देखेंगे यूक्रेटाइड जो वंश है, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला वाले भाग को जीत लिया। इसका जो सबसे प्रतापी शासक होगा उसका नाम था एंटियालकीड्स। क्या नाम था? एंटियालकीड्स नाम था। ये बहुत प्रतापी शासक हुआ यूक्रेटाइड वंश का। अच्छा, ये जो वंश आया है, सबसे पहले डेमेट्रियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया है। तो मैं आपको बता दूं, जब बैक्ट्रिया स्वतंत्र हुआ उस समय यूथिडेमस नाम का व्यक्ति, यूथिडेमस या यूथिडेमस नाम का व्यक्ति वहां पे शासक करता था। उसी का वंश चला डेमेट्रियस वंश, और दो हो गए यूक्रेटाइड बाद में। हालांकि सब यूथिडेमस के ही वंश हैं, बैक्ट्रिया के ही वंश है। ठीक है। इसने सबसे पहला काम क्या किया? एंटियालकीड्स ने सबसे पहला काम क्या किया? इसने ग्रीक जो शासकों ने लेख लिखवाने वाले, यानी आप कह सकते हैं मुद्रा लेख चलाया इसने। मुद्रा पर लेख लिखा जाने वाली मुद्रा चलाई इसने। कैसी? जिस पे लेख लिखा होता था, ऐसी मुद्रा चलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है, एंटियालकीड्स को जाता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे यवनों का आक्रमण जो स्पेशली भारत में हुआ है, वो पुष्यमित्र शुंग के, या आप कह सकते हैं शुंग शासनकाल के आसपास हुआ है। ठीक है। अगर इसका उल्लेख देखना है तो स्पेशली गर्ग मुनि द्वारा रचित गार्गी संहिता आप देख सकते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम देख सकते हैं। इस तरह कुछ आक्रमण हुआ हिंद यवनों का, और ये काफी दिन तक रहे। कैसे गए ये सबकी जानकारी बाद में आपको देते हैं। ठीक है। अब बात आती है शक आक्रमण कैसे हुआ, क्योंकि अब हम लोग भारत राजवंश पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो दूसरा पॉइंट है, ये देखिए हिंद यवन आक्रमण हो गया। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है शक आक्रमण। शकों ने कैसे आक्रमण किया भारत पर, ये भी देखिए। मैंने बताया मौर्य काल में तमाम तरह की परेशानी आ गई, क्योंकि कोई योग्य शासक ही नहीं हुआ। ठीक है। शक जो हैं, शकों को अगर आप देखेंगे भारतीय जो स्रोत हैं उसमें सीथियन नाम से जाना गया है। किस नाम से? सीथियन नाम से जाना गया है। शकों को भारतीय स्रोतों में सीथियन कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चीनी ग्रंथों को अगर आप देखेंगे, चीनी ग्रंथों में शकों को सही कहा गया है, या कहीं कहीं सही बाग देखने को मिलता है, कहा गया है। ठीक। चीनी ग्रंथों में, ये आप ध्यान रखिएगा, चीनी ग्रंथ में। ठीक। ये भारतीय स्रोतों में या भारतीय ग्रंथों में, भारतीय स्रोतों में क्या कहा गया है? सीथियन कहा गया है। जबकि सही या सही बाग कहा गया है चीनी ग्रंथों में। किसको? शकों को कहा गया है। ठीक है। शक जो थे, अगर आप देखेंगे यूनानियों के बाद मध्य एशिया वाला जो यूनानी थे, उन्होंने भारत के कई भागों पर आक्रमण किया है। उसमें 5 शाखाएं हुआ करती थी। उसमें पहली जो शाखा थी, शकों की 5 शाखा थी, उसमें पहली थी तक्षशिला के शक। पहला कौन सी शाखा थी? तक्षशिला के शक। तक्षशिला के शक हुआ करते थे। 5 भागों में इनकी शाखाएं बटी। तक्षशिला के शक, इसका जो महत्वपूर्ण शासक हुआ देखने को मिलता है, उसका जो नाम मिलता है वो मिलता है माउस। माउस 20 से 22 ईसा पूर्व के आसपास इसने शासनकाल इसका रहा है। 20 से 22 ईसा पूर्व। कौन महत्वपूर्ण शासक रहा है? माउस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन रहा है? माउस। तक्षशिला के शक, शकों का ये क्या था? एक शासक था जिसमें जो शाखा थी तक्षशिला शक। तक्षशिला के भागों में जो राज करते थे उनका महत्वपूर्ण शासक हुआ है कौन? माउस। दूसरा जो भाग देखने को मिलता है वो मिलता है मथुरा के शक। इसका कोई महत्वपूर्ण शासक देखने को नहीं मिला है कि कोई बहुत ही नामचीन हुआ हो।
तो इसका कोई नाम नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे हैं, तो दिमाग में कचरा भरने से कोई मतलब नहीं, जो जरूरी चीजें हैं वही आपको याद रखना है। तीसरा जो नाम आता है वो है नासिक के शक। 5 भागों में थे, 5 भागों में बटे हुए थे। नासिक के शक, इनको नासिक के शक के नाम से जानते थे। पहला तक्षशिला के शक, दूसरा मथुरा के शक, तीसरा नासिक के शक के नाम से जानते थे। इसमें प्रमुख शासक अगर आप देखेंगे तो भुवन या भूमक नाम मिलता है, भुवन भी मिलता है, नहपान भी मिलता है। इन सब का वर्णन कहीं ना कहीं आगे हम लोग करेंगे, जानेंगे इनके बारे में, इसलिए इनका नाम लिख दे रहे हैं। भुवन या नहपान देखने मिलते हैं। चौथा जो था वो थे नेपाल के शक, नेपाल के शक। ये चौथी ब्रांच थी शकों की। कौन? नेपाल के शक। कौन थे? नेपाल के शक थे। ये चौथी ब्रांच थी, 5 भागों में बटे थे, ठीक है। इनके जो सिक्के होते थे नेपाल के शकों को, इसमें इन्होंने अपने आप को राजा लिखवाया था, राजा के रूप में खुदवाया था। अगला जो नंबर आता है 5वें नंबर पे, वो है मालवा के शक। 5 भागों में ये बटे थे, ठीक। मालवा का शक हो गया अगला। इस वंश का अगर सबसे प्रतापी शासक आप देखना है तो आप इसका नाम जानते हैं, कौन? रुद्रदामन। मालवा के शक या उज्जैन के शक भी नाम मिलता है। रुद्रदामन इसका प्रमुख क्या हुआ? राजा हुआ। तो 5 भागों में शक बटे हुए थे। भारतीय इतिहासों में सीथियन, भारतीय स्रोतों में सीथियन, चीनी स्रोतों में सही या सही बाग कहा गया है। 5 भागों में शक बटे हुए थे, उसमें ये स्थिति थी। अब चूंकि रुद्रदामन ही महत्वपूर्ण शासक रहा है तो हम लोग रुद्रदामन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। रुद्रदामन, सबसे पहले हम लोग रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे। कहां का था? उज्जैन। उज्जैन यही वो है जिसका जूनागढ़ अभिलेख है। इसका जो शासन काल रहा है 130 से 150 ईस्वी के आसपास रहा है। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में रहा है। कब से कब तक? 130 से 150 ईस्वी के आसपास इसका शासनकाल रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जूनागढ़ अभिलेख इसी का है। जूनागढ़ अभिलेख इसी द्वारा लिखवाया गया है, खुदवाया गया है। किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा। 130 से 150 ईस्वी के आसपास इसका शासनकाल देखने को मिलता है। जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें देखने को मिलता है रुद्रदामन का जो राज्यपाल सुविशाख था, एक यहाँ का राज्यपाल था इनका सुविशाख। धनदेव तो थे ही, सुविशाख भी इनके राज्यपाल थे। कई राज्यपाल होते होंगे ना, तो सुविशाख नाम का जो राज्यपाल था उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। किसका? सुदर्शन, सुदर्शन, सही लिख लीजिएगा आप, ये काट दीजिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण, पुनर्निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया था, ठीक है। किसने? सुविशाख। सुविशाख कौन था? जूनागढ़ अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि जो रुद्रदामन का धनदेव पुष्यमित्र का था, रुद्रदामन का जो राज्यपाल था वो सुविशाख था। मैंने बोल दिया धनदेव भी नहीं कहा, नहीं, धनदेव जो है पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था। सुविशाख रुद्रदामन का राज्यपाल है जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया है। यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो हिंद पार्थियन या पार्थियन पहलव आक्रमण भारत पर हुआ है। किसका आक्रमण हुआ है? पहलव आक्रमण या पार्थियन आक्रमण। हिंद पार्थियन भी अपने आप को बोलते थे, ठीक। तो पार्थियन आक्रमण या पहलव आक्रमण हुआ है। पहलव जो थे, ये लोग जो थे ये ईरान से आए थे, ईरान से आकर आक्रमण किए थे भारत पर, ठीक है। कहां से आए थे? ईरानी थे, ईरान से आए थे और आक्रमण किया था। इस वंश का जो मेन संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था, वो मित्रेडेट्स था। कौन था? मित्रेडेट्स था। मित्रेडेट्स पहलव वंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसका काल देखना चाहते हैं, इसका काल फिर से ईसा पूर्व में चला जा रहा है। 171 से 130 ईसा पूर्व के आसपास इसका शासनकाल रहा है। किसका? मित्रेडेट्स का, जिसने पहलव वंश या पार्थियाई वंश की स्थापना की है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस वंश का महत्वपूर्ण जो शासक हुआ वो गोंडो फर्नीज हुआ। गोंडो
फर्नीज इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी शासक हुआ, यही पूछा जाता है। गोर्नो फर्नीज किस वंश का प्रतापी शासक था, या मित्रेडेट्स या पहलव वंश का संस्थापक कौन था, शासन काल भी नहीं पूछा जाता, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो गोर्नो फर्नीज का जो शासन काल आप देखेंगे वो 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी के आसपास देखेंगे। देखिए ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। गोर्नो फर्नीज का जो शासन काल आप देखते हैं वो कब से कब देखते हैं, 20 से 41 ईसा पूर्व के आसपास देखते हैं, ठीक है। इसका एक अभिलेख मिलता है देखने को, वो अभिलेख है तख्ते बही में। तख्ते बही जो अभिलेख है, ठीक है, तख्ते बही में इसका अभिलेख देखने को मिलता है जो पेशावर पाकिस्तान में है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि गोर्नो फर्नीज या गोर्नो फर्नीज जो था, इसने ईसाई प्रचार शुरुआत की। अगर ईसाई प्रचार देखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि पहली शताब्दी के आसपास भारत में ईसाइयों का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। वो शुरुआत करने वाला गोर्नो फर्नीज ही था। तमिलनाडु में इसको मार डाला गया, ठीक है, वहीं पर तमिलनाडु के कोई एक जगह है, मुझे याद नहीं है, वहां पे इसको मार डाला गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद भारत पर कुषाणों का आक्रमण हुआ, यानी पार्थियन पहलों के बाद जो भारत में आक्रमण हुआ है वो हुआ है कुषाणों का। कुषाण आक्रमण भारत में हुआ है। किसका? कुषाणों का आक्रमण हुआ है। कुषाण को यूची भी कहीं कहीं कहा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर यूची शब्द आपको देखने को मिले। कुषाणों को एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है? यूची। इनका मूल निवास स्थान अगर आप देखेंगे, मूल निवास स्थान कहाँ रहा है, तो चीनी तुर्किस्तान था। तुर्किस्तान, चीनी जो तुर्किस्तान है वो इनका निवास स्थान रहा है, कुषाणों का, यूचियों का। इनको यूची भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में जो सर्वप्रथम आक्रमणकारी था कुषाण वंश का, वो था कुजुल कडफिसेस। कौन था? कुजुल कडफिसेस। पहला कुषाण आक्रमणकारी भारत में कौन था? कुजुल कडफिसेस। ये आपको नाम याद रखना है। कुजुल कडफिसेस पहला कुषाण आक्रमणकारी भारत में था। इसने भारत के पश्चिमी सीमा यानी थोड़ा सा राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, पंजाब, हरियाणा और इधर पाकिस्तान वाले हिस्से को पूरा इसने जीत लिया। यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो पहले हुआ करता था, उस भूभाग को इसने जीत लिया। इसने जो है तांबे के भी सिक्के चलाए और महाराजा की उपाधि भी धारण करी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तांबे के सिक्के चलाए हैं और तांबे के सिक्के चलाने का काम किया है, उसके बाद महाराजा की उपाधि भी धारण करी है। इसके बाद जो शासक दूसरा हुआ, बिम कडफिसेस हुआ। बिम कडफिसेस शासक हुआ, दूसरा नंबर का शासक हुआ कुषाण वंश में। कुषाण के दूसरा शासनकाल हुआ। इसके समय की संस्कृति भी थोड़ा सा हम लोगों को पढ़नी चाहिए, लेकिन इनको याद करना कठिन है, इसलिए जितने शार्ट में काम चल जाए। यहां से प्रश्न यही सब आते हैं सीधे सीधे कि भीम कडफिसेस किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश आपको बताता है। कुषाण कहां से आए थे ये भी पूछता है। पहलव के बाद आक्रमणकारी कौन थे, तो कुषाण वाले थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यही जो था कुषाण सत्ता की स्पेशली स्थापना की थी भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। इसका मेन काम था, बड़ी मात्रा में इसने सोने के सिक्के चलाए। बड़ी मात्रा में, ये ध्यान रखिएगा, पहली बार नहीं, लेकिन बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? बिम कडफिसेस को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है, ठीक है, ठीक। तो बिम कडफिसेस सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए जाने के कारण या बहुआयत मात्रा में सोने सिक्के चलाए जाने के कारण प्रसिद्ध हुआ। इसने सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए। अगर देखा जाए, पहली बार तो पहले सोने के सिक्के चले थे, जो हिंद यमन आक्रमण हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं चले हैं। कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो इसी को, बिम कडफिसेस को पहली बार भी सोने के सिक्के चलाए जाने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि ये बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलवाया, यही तथ्य सही है, ठीक है। ये जो था शैव मतानुयायी था। बिम कडफिसेस कैसा था? शैव मतानुयायी था। शैव मत को ये मानता था, शैव मतानुयायी था, ठीक है। इसके सिक्कों को अगर आप देखेंगे, उस पे शिव की, नंदी की, त्रिशूल की आकृति बने को देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि ये शैव धर्म अनुयायी रहा होगा। बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चढ़ाया है। कुछ बुक में अगर आप देखेंगे तो उसमें पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी बिम कडफिसेस को जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में इसने चलाया है, ठीक।
हिंद यवनों ने पहले सोने के सिक्के चलाए, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसने बड़ी मात्रा में, ज्यादा बहुतायत मात्रा में चलाया, वो थोड़ा सा चलाए होंगे, हो सकता ना चला हो, ठीक है। तो शैव धर्मानुयायी था क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति, ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है कि शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए थे, तो आपको ध्यान रखना है कौन, बिम कडफिसेस, कुषाण वंश का दूसरा जो शासक था बिम कडफिसेस ने चलाए थे। इसके बाद कुषाण वंश की जो सत्ता होती है वो कनिष्क के हाथ में आ जाती है। इसका प्रमुख जो शासक हुआ वो कौन हुआ, कनिष्क, कनिष्क के हाथ में आ जाती है। कनिष्क के बारे में पढ़ना होगा। कनिष्क का जो शासन काल था अगर आप देखेंगे 78 से लेकर 105 ईस्वी तक रहा है, ईस्वी तक रहा है, ईसा पूर्व लिखने की आदत पड़ गई है पढ़ाते पढ़ाते 78 से लेकर 105 ईस्वी तक रहा है। इसकी राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाई थी, पुरुषपुर को अपनी राजधानी इसने बनाई। पुरुषपुर यानी पेशावर, पेशावर पुरुषपुर दोनों एक ही हैं। पुरुषपुर और पेशावर को राजधानी बनाई और कुछ समय के लिए इसने मथुरा को भी अपनी राजधानी बनाई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी जो राज्यारोहण की तिथि है 78 ईस्वी, यही भारत में शक संवत मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कनिष्क के ही राज्यारोहण से भारत में शक संवत की शुरुआत मानी जाती है, वो है 78 ईस्वी। ह्वेनसांग और चीनी विवरण में आप देखेंगे तो जो गांधार था वो कनिष्क के अधीन देखने को मिलता है। किसका, ह्वेनसांग का विवरण आप देखिए, चीनी ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि गांधार जो था वो किसके अधीन था, कनिष्क के अधीन हुआ करता था। कनिष्क का कश्मीर पर अगर अधिकार आप देखना चाहते हैं, कनिष्क कश्मीर पर अधिकार था या नहीं था, तो आप रजत रंगड़ी को देखना पड़ेगा। रजत रंगड़ी से, रजत रंगड़ी कैसे लिखेंगे, रजत रंगड़ी ना, रजत रंगड़ी, हाँ सही है, ये ऐसे लिखेंगे, रजत रंगड़ी, ठीक है। तो रजत रंगड़ी से कश्मीर पर इसका शासन देखने को मिलता है कि कश्मीर पर शासक था। जैसा मैंने बताया ह्वेनसांग के विवरण और चीनी विवरणों को आप देखेंगे तो आपको गांधार पर इसका दिखेगा। रजत रंगड़ी को आप अगर देखेंगे तब आपको लगेगा कि इसका कश्मीर पर शासक था, ठीक है। सुई एक बिहार में अभिलेख है, सुई लेख, जिस पर सिंध और मणिकाल जो अभिलेख है वहां से प्रकट होता है, वहां से दिखाई देता है कि पंजाब पर भी कनिष्क का अधिकार बताया गया है लगभग क्षेत्रों में। देखिए इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीत हुई है। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन में हुआ था। किसके समय में, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत, ठीक, कौन सी, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ है, कुंडलवन में, आपको लिख लेना है। कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के समय में अगर आप देखेंगे कनिष्क के समय में ही गांधार शैली जो है, गांधार जो शैली है उसका विकास इसी के समय में हुआ है। गांधार कला शैली का विकास इसी के समय में हुआ है। गांधार कला शैली जो है उसका विकास अगर आप देखेंगे तो किसके समय में हुआ है, कनिष्क के समय में हुआ है। कनिष्क अगर आप देखेंगे कनिष्क के समय में गांधार प्रमुख केंद्र था, ठीक है। जो मथुरा शैली है, मथुरा कला शैली है, इसका भी जन्म कनिष्क के समय में हुआ है। मथुरा कला शैली का भी जन्म किसके समय में हुआ है, कनिष्क के समय में। गांधार कला शैली का भी जन्म इसी के समय में हुआ है, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में लाल बलुआ पत्थर का भी यूज होता था मथुरा कला शैली में। आप देखेंगे कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया था। जब कश्मीर को जीता तो इसने एक राज्य बसाया, वहां पे नाम था कनिष्कपुर, कनिष्कपुर, ठीक। कश्मीर को जीतकर इसने एक राज्य बसाया जिसका नाम था कनिष्कपुर, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपने देख लिए। कनिष्क का एक कथन है कि मैंने उत्तर को छोड़कर, कनिष्क का ही कथन है, मैंने उत्तर को छोड़कर शेष 3 क्षेत्रों को जीत लिया है। उत्तर को छोड़कर, हालांकि कश्मीर को इसने जीता है लेकिन उत्तर का मतलब इसका शायद मगध वगैरह क्षेत्र से रहा होगा कि उत्तर को छोड़कर मैंने शेष 3 क्षेत्रों को जीत लिया है। अगर आप इसके दरबार में देखेंगे, कनिष्क के दरबार में बहुत महत्वपूर्ण लोग रहते थे, उसमें पहला नाम आता है पार्श्व का। कौन था, पार्श्व। पार्श्व विद्वान, पार्श्व नामक विद्वान रहते थे।
वसुमित्र नामक विद्वान रहते थे। तो पार्श्व नामक विद्वान यहां रहते थे, वसुमित्र नामक विद्वान इसके और एक और महत्वपूर्ण नाम है, वो है अश्वघोष। ये जैसे विद्वान जो है वो कनिष्क की सभा में रहते थे। किसके? कनिष्क की सभा में पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे विद्वान निवास करते थे। ठीक है। बौद्ध दार्शनिक अगर आप देखेंगे तो नागार्जुन भी यहां पे रहते थे, चरक भी इसके दरबार में। तो यहां पे नागार्जुन, चरक, वरक भी आप लिख सकते हैं, नागार्जुन, चरक। ठीक, ये सब जो विद्वान थे ये कनिष्क है। कौन कौन हो गया? कनिष्क के दरबार में पहला नाम हो गया पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जो बौद्ध विद्वान थे, उसके बाद चरक जैसे चिकित्सक इनके दरबार में रहते थे। कुषाणों ने ही सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, ये भी कहीं कहीं पूछा जाता है। नाम बिम कटफिसेस ना पूछा जाके सीधे अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आपको क्या बताना है? कुषाणों को। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, तांबे के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है? कुषाणों को ही जाता है। अब कनिष्क के अगर हम उत्तराधिकारी देखें, उत्तराधिकारी में देखिए ये योग्य शासक हुआ, इसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, छोटे छोटे शासक हुए। जैसे कनिष्क के बाद एक नाम देखने को मिलता है कि शासक हुआ था, कनिष्क का उत्तराधिकारी था, उसका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ का जो आप शासन काल देखेंगे ना, बहुत छोटा सा शासन काल है। 102 से 108 ईस्वी के आसपास से लेकर 110 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक, 108 से 110 तक माना जाता है, 102 से 108 या 10 तक माना जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन इसी के समय में एक और राजा देखने को मिलता है, जो ये वशिष्ठ था, ये कनिष्क का पुत्र था, और ये थोड़ा सा कनिष्क के मतलब कनिष्क के बाद थोड़ा सा महान शासक हुआ। उसके बाद इसी के समय में आप देखेंगे 106 ईसा पूर्व के पास एक और शासक का उदय होता है, उसका नाम होता है होबिस्क। ऐसा माना जाता है ये कनिष्क का छोटा पुत्र रहा होगा, हो सकता है वशिष्ठ का पुत्र रहा हो, लेकिन कनिष्क का छोटा पुत्र ज्यादा सही लगता है। होबिस्क जो शासन काल था ये थोड़ा ज्यादा होता है, 106 से 140 के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास तक ये चलाता है। ये भी थोड़ा ठीक ठाक, महान तो नहीं कह सकते आप। उसके बाद जो शासक होता है वसुदेव होता है। वसुदेव 140 ईसा पूर्व के पास शासक होता है और कनिष्क के मतलब वंश के अंत तक ये रहता है। वसुदेव नाम रहता है इस विष्णु और शिव का ये उपासक था। अपने नाम से ही इसको, जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या था, विष्णु और शिव का उपासक था। इसी के समय में कुषाण वंशों का, जो कुषाण ने पूरा साम्राज्य स्थापित किया था उत्तर को छोड़कर, पूरा जीता था, इसी के समय में लगभग सभी राज्य इसके हाथ से निकल गया। मतलब सबसे खराब शासक हुआ कौन? वसुदेव, विष्णु और शिव का उपासक था। ठीक है। इसी के समय में लगभग चीजें इसके हाथ से निकल गई। आज इतना ही। अगला वीडियो हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग मौर्योत्तर कालीन प्रमुख राजवंश, जिसमें हम लोग शुंग काल से शुरुआत करेंगे। ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मैंने बताया है कि पढ़ाई करिए, बाकी चिंता मत करिए, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा वो कर्म को देखिए, बाकी सब चीजें प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के अधीन है, जिसके आप समझते हो उसके अधीन है। कुछ चीजें हम लोग करना चाहते हैं वो चीजें हो नहीं पाती हैं, कुछ अलग ही होता है। कितना भी आप कर्म कर लो, कर्म करो, कर्म करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कर्म करने से ही सब कुछ नहीं होगा, कुछ प्रकृति भी है। तो कर्म आपको करना अनिवार्य है, तभी प्रकृति आपका साथ देगी। बस इतना है कि कर्म आप करोगे तभी प्रकृति आपका साथ देगी। कर्म नहीं करोगे बेकार है। कर्म आपने किया, प्रकृति साथ नहीं दी, इसका यह मतलब नहीं कि आपका फैसला ही गलत था। कहीं ना कहीं उसमें जज्बे की कमी थी, कहीं ना कहीं उसमें जो आपने अपना पूरा समय जो था उसमें नहीं दिया, इसका यही मतलब है। तो कर्म करना है, कर्म करने से ही सब कुछ होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए, भाग्य भरोसे मत बैठिए, बस इतना कहेंगे। बाय बाय।